Assalamualaikum students. Beta, today we are going to discuss law of mass action. Previously हमने equilibrium reversible reactions discuss किए थे. Now we will discuss law of mass action. तो सबसे पहले इस लॉ को पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है. लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है इक्विलिब्रियम मिक्सचर के ऊपर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को, कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर अगर आपके पास आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन हो जाएगा, तो उस पॉइंट पे आपके पास इक्विलिब्रियम मिक्सचर में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स क्या होंगे और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स क्या होंगे. इन सिंपलर वर्ड्स, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स कितनी होंगी इन मोल्स और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स कितने होंगे इन मोल्स, उनकी कंसंट्रेशन क्या होगी इक्विलिब्रियम के ऊपर. तो ये जो रिलेशनशिप है इसको आप कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन. This law was proposed by beta two scientists C.M. Goldberg and P. Veitch in 1864. अब ये देखते हैं कि ये लॉ ऑफ मास एक्शन की स्टेटमेंट क्या है. सबसे पहले लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कह रहा है? द रेट ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास. अब एक्टिव मास क्या है, आपने ये चीज़ याद रख लेनी है बेटा कि ये एक्टिव मास जो है ये है आपके पास कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एक्टिव मास. एक्टिव मास आपके पास क्या है? कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स को आप क्या कह रहे हैं? एक्टिव मास. उनकी जो भी कंसंट्रेशन होगी उसे आप कह रहे हैं एक्टिव मास. अच्छा, एक्टिव मास को जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द स्क्वायर ब्रैकेट. तो इसकी डिनोशन क्या है या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है? इज द स्क्वायर ब्रैकेट. स्क्वायर ब्रैकेट से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट क्या होगा बेटा? यूनिट इसका होगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब. ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह. सो दैट मीन्स यहाँ एक्टिव मास का क्या है? अमाउंट या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, इसे आप कह रहे हैं एक्टिव मास. मतलब इन सिंपल वर्ड्स, जो भी मास, जो भी मोल्स ऑफ रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्शन में और उससे जितना भी प्रोडक्ट बनेगा उसे आप कह रहे हैं क्या? एक्टिव मास. यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई. अच्छा, अब चले जाते हैं वापस टूवर्ड्स द स्टेटमेंट. कि स्टेटमेंट क्या कह रही थी? दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास. इसका मतलब क्या है इसको एक्सप्लेन करते हैं. अच्छा, रेट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम क्या करते हैं? एक कोई भी रिएक्शन कंसिडर कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल, सब्सटेंस ए रिएक्ट विद सब्सटेंस बी टू प्रोड्यूस a product which is C and D. ठीक है, ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं और आपके पास एक प्रोडक्ट बना रहे हैं C and D. ये कोई भी रिएक्टेंट्स हैं और ये हमारे पास क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट. अब इस स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि रेट ऑफ सब्सटेंस ए. फॉर एग्जांपल, मैं सब्सटेंस ए को उठा लेती हूँ. मैं कहती हूँ इसका रेट. रेट किसे कहते हैं बेटा? प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम को आप यहाँ कह रहे हैं रेट. प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम. ठीक है, सो आप क्या कह रहे हैं कि ये सब्सटेंस ए का जो रेट है, रेट मीन्स कि ये कितना प्रोडक्ट सी और डी बनाएगा, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है इसके एक्टिव मास के ऊपर. ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? इसके एक्टिव मास के ऊपर. फॉर एग्जांपल, ये सब्सटेंस ए मैंने जो है सपोज कर लेती हूँ 2 मोल्स उठाया है और मैं सपोज करती हूँ कि मेरे पास 2 मोल्स ही प्रोडक्ट भी बना है.
तो दैट मीन्स अगर मैं ज़्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ए लूँगी तो प्रोडक्ट मेरे पास ज़्यादा बनेगा, और अगर कम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लूँगी तो मेरे पास कम प्रोडक्ट बनेगा। सो दैट मीन्स अगर मैं 4 मोल्स ले लूँ तो प्रोडक्ट भी मेरे पास कितने मोल्स बनेगा, 4 मोल, ये मैं सपोज कर रही हूँ, ठीक है। सो दैट मीन्स सब्सटेंस ए का जो रेट है वो डिपेंड करता है उसके एक्टिव मास पे, या इन अदर वर्ड्स उसकी कंसंट्रेशन या उसके अमाउंट पे। जितना ही ज़्यादा आपके पास सब्सटेंस ए होगा उतना ही ज़्यादा आपके पास प्रोडक्ट बनेगा, और जितना ही ज़्यादा आपके पास सब्सटेंस बी होगा उतना ही ज़्यादा आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपने रिएक्टेंट्स की, जिसको आप सब्सटेंस कह रहे हैं, उसकी अमाउंट क्या लेनी है, ज़्यादा लेनी है। अगर अमाउंट ज़्यादा होगी तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, अगर रिएक्टेंट्स की अमाउंट कम होगी तो प्रोडक्ट भी कम बनेगा। यहाँ तक इस चीज़ की समझ आ गई। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ पे मूव करते हैं। सेकेंड पार्ट सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट पे चले जाते हैं जी। अच्छा, सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट कह रहा है the rate at which the reaction proceed, that means rate of reaction is directly proportional to product of active mass of reactants। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स। अच्छा, अब कह रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन किस चीज़ पे डिपेंड करता है। अब फुल रिएक्शन का रेट का मतलब यहाँ क्या है, दैट ए एंड बी विल प्रोड्यूस सी एंड डी। तो आपको एक नहीं, आपको दोनों प्रोडक्ट्स चाहिए, और ये दोनों प्रोडक्ट्स किस चीज़ पे डिपेंड करेंगे, रिएक्टेंट्स पे। जितने ज़्यादा ये दोनों रिएक्टेंट्स होंगे उतना ही ज़्यादा प्रोडक्ट होगा, बिकॉज अगर सिर्फ ए सब्सटेंस की मैं बात करूँ तो सिर्फ ए ही सब्सटेंस जो है वो सी ओ डी तो नहीं बना रहा, ए एंड बी मिलकर आपके पास प्रोडक्ट बना रहे हैं विच इज़ सी एंड डी। इस पूरे रिएक्शन का जो रेट है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है सब्सटेंस ए पे और सब्सटेंस बी पे। इन दोनों का रेट अगर इन दोनों का अमाउंट अगर ज़्यादा होगी, इन दोनों की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, एक्टिव मास ज़्यादा होगा, तो प्रोडक्ट आपके पास क्या होगा, ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। सो दैट मीन्स प्रोडक्ट हेयर मीन्स कि इन दोनों की अमाउंट को ज़्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ देर इज़ 4 मोल्स ऑफ सब्सटेंस ए रिएक्टेंट एंड 4 मोल्स ऑफ सब्सटेंस बी, तो तब ही आपके पास जो है वो सी और डी बनेगा, विच विल बी फॉर सपोज 8 मोल्स। ठीक है, सो दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास मीन्स कि दोनों का होना ज़रूरी है। ए और बी जितना ही ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ओके बेटा, हमने ये सीख लिया कि लॉ ऑफ मास एक्शन है क्या और इसकी स्टेटमेंट क्या है। अब हम बेटा डेरिवेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट स्टार्ट लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। हमने एक रिएक्शन अभी कंसिडर किया था, दोबारा से उसको कंसिडर कर लेते हैं। हमने कहा कि ए सब्सटेंस, इट्स अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन, जो हम यहाँ ले रहे हैं कि ए कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी रिएक्टेंट है, बी के साथ रिएक्ट कर रहा है और प्रोड्यूस कर रहा है सी एंड डी। अब ऑब्वियसली जो ए सब्सटेंस लेंगे, बी लेंगे, वो आप किसी ख़ास अमाउंट में लेंगे, मोल्स को लेंगे या कंसंट्रेशन लेंगे उसकी। तो उससे आप कह रहे हैं, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ़ मोल्स हैं आपके पास स्मॉल ए, यहाँ नंबर ऑफ़ मोल्स हैं स्मॉल बी। हमेशा नंबर ऑफ़ मोल्स को आप स्टार्ट में लिखते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसेस सी मोल्स, स्मॉल सी से इंडिकेट करेंगे एंड स्मॉल डी से इंडिकेट करेंगे कि आपके पास स्मॉल डी मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड। ठीक हो गया, यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है।
जैसे कि एक रिएक्शन लिख लेती हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि मैं क्या बात कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, नाइट्रोजन 1 moles react with 3 moles of hydrogen to produce 2 moles of ammonia। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। यहाँ पर 3 मोल्स आपने स्टार्ट में लिखे और 2 मोल्स ऑफ अमोनिया आपने स्टार्ट में लिखे। तो जो भी आपके पास मोल्स होंगे वो आप हमेशा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के स्टार्ट में मेंशन करेंगे। तो इसी तरह मैंने यहाँ पर A मोल्स ऑफ A, B मोल्स ऑफ B प्रोड्यूसेस C मोल्स ऑफ C एंड D मोल्स ऑफ D। एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन यहाँ कंसिडर कर लिया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, डिराइव करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है बेटा? फॉर एग्जांपल हमने कहा था ए और बी प्रोड्यूस करेंगे सी और डी, और सी और डी दोबारा डिकम्पोज होकर प्रोड्यूस करेंगे ए और बी। सो दैट मीन्स एक ऐसा पॉइंट रिएक्शन में ज़रूर आएगा जहाँ रेट ऑफ फॉरवर्ड विल बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब जितना ही फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उतना ही रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब वो पॉइंट जहाँ पर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा उस पॉइंट को आप क्या कहेंगे, के सी। ठीक है, जहाँ पर इक्विलिब्रियम आ जाएगा उसे आप क्या कहेंगे, के सी। अच्छा, अब के सी किस लिए यूज़ हो रहा है, इंपॉर्टेंस क्या है, हमने मेजर करनी है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। हम जानना चाह रहे हैं कि किसी भी रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या होगी। उसके लिए हम डेरिवेशन करना चाह रहे हैं। सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ कि के सी इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का जब आप रेशो लेते हैं तो उसे आप क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विच इज़ के सी। और आज हमने ये प्रूफ करना है कि कैसे के सी जो है वो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट के या इसके रेशो के इक्वल आता है। ठीक है, तो आपने ये प्रूफ करना है। इस प्रूफ करने के लिए हमने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन या रिएक्शन जो है वो कंसिडर किया है। ठीक है, अब इसको आगे लेकर जाते हैं कि कैसे आपके पास ये हम प्रूफ करेंगे। सबसे पहले रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, जहाँ ए और बी प्रोड्यूस कर रहा है सी और डी। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन जो है यहाँ पे क्या चीज़ है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is directly proportional to A and B। ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है ये किस पे डिपेंड करेगा, ए और बी के ऊपर। फॉरवर्ड रिएक्शन आपके पास क्या है, ए एंड बी प्रोड्यूसेस सी एंड डी। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है जो कि हमेशा लेफ़्ट टू राइट प्रोसीड करता है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है कि ए और बी ज़्यादा होंगे तभी आपके पास प्रोडक्ट बनेंगे। सो दैट मीन्स रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है विच इज़ ए एंड बी। सिमिलरली हमने इसके मोल्स जो हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के ऊपर लिख लिए क्योंकि यहाँ हम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ले रहे हैं, तो इसीलिए हमने एक्टिव मास ले रहे हैं, इसीलिए हमने इसको ब्रैकेट में बंद किया। और जो भी आपके पास मोल्स होंगे उसको आप ले जाएं ब्रैकेट के ऊपर पावर में। सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिपेंड्स ऑन ए एंड बी। ठीक है, जब भी आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, ये वही रेट ऑफ फॉरवर्ड आएगा। ठीक है, इज़ इक्वल टू एंड कांस्टेंट। तो जब भी प्रोपोर्शनल आप हटा रहे हैं इज इक्वल्स टू एंड कांस्टेंट लगाएंगे। यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन है तो इस कांस्टेंट को मैं कह देती हूँ के एफ। और उसी तरह ए एंड बी, बेटा ब्रैकेट्स का ख्याल रखना है आपने, ब्रैकेट्स को चेंज नहीं करना, ओनली स्क्वायर ब्रैकेट इज़ अलाउड। अगेन मोल्स पावर में ले जाएं ए एंड बी, इसको आप कह दें इक्वेशन। ठीक है, इसको आप बना दें इक्वेशन 1।
ठीक है, इसको आपने अब याद रखना है। इसको बना दें, कह दें फॉर एग्जांपल दिस इज़ नाउ योर इक्वेशन 1 where rate of forward reaction is equals to KF A and B। यहाँ तक चीज़ क्लियर होगी बेटा? ये है आपकी इक्वेशन 1। अब क्या करते हैं, हम रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के ऊपर जाते हैं कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो किसकी इक्वल है। सो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन यहाँ से मैं रब कर देती हूँ, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब रिवर्स मीन्स कि सी और डी मिलकर ए और बी सब्सटेंस बनाएंगे, तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन विल डिपेंड ऑन सी एंड डी। हमेशा रिवर्स रिएक्शन जो है वो राइट टू लेफ्ट प्रोसीड करता है, ठीक है। सो दैट विल डिपेंड ऑन सी एंड अगेन डी, ठीक है। अगेन स्क्वायर ब्रैकेट्स, और कंसंट्रेशन जो है, मोल्स जो हैं आपके पास वो कहाँ जाएंगे, पावर में जाएंगे, ठीक है। सो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डिपेंड्स ऑन सी एंड डी। अगेन प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, कांस्टेंट लिखेंगे, और इज इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल्स टू, क्योंकि आपने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया एंड क्योंकि ये रिवर्स रिएक्शन का है कांस्टेंट, सो मैं इसे के आर कह देती हूँ। अगेन सी एंड डी आपके पास प्रोडक्ट्स आ गए, और इनके जो मोल्स हैं, इनके जो मोल्स हैं वो आप ले जाएंगे पावर में, ठीक है। मोल्स क्या हैं, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी। सो इसको आप कह दें बेटा इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 क्या थी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू के एफ ए एंड बी, और इक्वेशन 2 क्या हो गई आपके पास, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के आर सी एंड डी। अच्छा, अब रिएक्शन में कोई तो एक पॉइंट आएगा बेटा जहाँ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा, दैट मीन्स इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा। किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो ज़्यादा नहीं होगा, बल्कि फॉरवर्ड और रिएक्शन जो है रिवर्स रिएक्शन वो सेम रेट पे क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। तो अब हम कंसिडर क्या कर रहे हैं, दैट इक्विलिब्रियम, हेंस एट इक्विलिब्रियम, hence at equilibrium, hence at equilibrium rate of forward reaction is equal to rate of रिवर्स रिएक्शन। अब हम कह रहे हैं इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया है, तो जितना फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट होगा उतना ही रिवर्स रिएक्शन का रेट भी होगा। तो इसको आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स इक्वल टू, स्टेप वाइज जाएंगे, रेट ऑफ बैकवर्ड और रिवर्स रिएक्शन। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं बेटा, तो क्या इनकी वैल्यूज़ आपस में इक्वल होंगी? यस, अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो इनकी वैल्यूज़ भी आपस में इक्वल होंगी। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू क्या थी आपके पास, इक्वेशन 1 को कंसिडर कर लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या थी आपके पास, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एफ ए एंड बी, और फिर हमने प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर इज इक्वल्स टू लगाया था। तो आप यहाँ देखें, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू के एफ ए एंड बी।
स्क्वायर ब्रैकेट्स का ख्याल रखेंगे यहाँ, ए एंड बी, ठीक है, इज इक्वल्स टू, मोल्स में फिर लिखती हूँ यहाँ पे, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल्स टू के आर, इक्वेशन 2 जिसको हमने लिया था, दैट विल डिपेंड ऑन सी एंड डी, ठीक है। मोल्स को आप ले जाएंगे पावर में, सो दैट मीन्स ए बी स्मॉल सी एंड स्मॉल डी। तो इक्विलिब्रियम के ऊपर अगर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन का रेट इक्वल है तो इनकी वैल्यूज़ भी इक्वल होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे बेटा, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे ले आएंगे और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ओके बेटा, यहाँ तक हमने कर लिया था। अब क्या करेंगे, हम कांस्टेंट को एक साइड पे ले आएंगे और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल कांस्टेंट यहाँ पर है के एफ, तो इसको यही रहने देंगे, डिवाइडेड बाय के आर, ठीक है, वहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, इक्वेशन के दूसरे साइड पे आएगा तो ये डिवाइड हो गया है, ठीक है, इज इक्वल्स टू, दूसरी साइड पे था हमारे पास सी एंड डी, उसको एज इट इज़ लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय, आपके पास ये ए और बी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएंगे, ए एंड बी, ठीक है। अगेन नंबर ऑफ मोल्स मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी, सो दैट मीन्स आपने कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे कर लिया और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को दूसरी साइड पे कर लिया, सो इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह बन जाती है। अब हमने क्या करना है, बिकॉज दोनों कांस्टेंट है के एफ डिवाइडेड बाय के आर, लेकिन हमने भी कहा कि इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश, तो ये दोनों कांस्टेंट्स लेने के बजाय अगर मैं लिखती हूँ के सी, सो दैट मीन्स इन दोनों कांस्टेंट्स को मैं इक्वल किस चीज़ के ले लूँगी, इसको मैं इक्वल ले लूँगी के सी के, ठीक है। सो दैट मीन्स के सी इज इक्वल्स टू के एफ डिवाइडेड बाय के आर। सो आगे मैं कैसे लिखूँगी, फॉर एग्जाम्पल के सी, के एफ और डिवाइडेड बाय के आर की जगह मैंने क्या ले लिया, के सी, विच इज़ नाउ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के सी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के सी इज इक्वल्स टू, इक्वेशन बाकी सेम रहेगी, सी एंड डी, स्क्वायर ब्रैकेट्स मेंशन कर देंगे और पावर में ले जाएंगे इसके मोल्स। तो अब ज़रा आप ऑब्ज़र्व करें कि ये सी डी क्या है और ए और बी क्या है। रिएक्शन के स्टार्ट में जाएं और ज़रा ऑब्ज़र्व करें, हमने रिएक्शन क्या लिया था, हमने रिएक्शन में लिया था ए बी reacts to give C and D. So that means CD is the product and AB is the reactant. Hence proved that KC is equals to product divided by reactant. So KC equilibrium is the ratio, equilibrium constant is the ratio of product and reactants at equilibrium point. ओके बेटा, अब हमने इक्वेशन जो है वो देख ली है, अब इसको आप देखें, के सी हमने डिराइव कर लिया है, विच इज़ द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। के सी इज़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के जो है वो सिंबल है किस चीज़ का, इक्विलिब्रियम का, ठीक है, एंड सी इज़ द सिंबल ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, हियर सी इज़ द सिंबल ऑफ मोलर concentration
एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। सो मोलर कंसंट्रेशन एट equilibrium. So Kc is the equilibrium constant and C here denotes the molar concentration at equilibrium point, ठीक है। एंड Kc का जो अभी हमने प्रूफ किया है फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Kc इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, ठीक है। और हमने क्या कहा कि स्क्वायर ब्रैकेट्स इंडिकेट कर रही हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को, और यूनिट क्या होगा यहाँ पर, कंसंट्रेशन का जो यूनिट है वो आप क्या लेंगे, मोल डॉट डेसीमीटर क्यूब, या फिर इसको आप लिख सकते हैं मोल स्लैश डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। ये चीज़ें याद रखें। आगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स में जो हैं हम दोबारा इस पे आएंगे। अब आ जाते हैं बेटा आपकी बुक की तरफ आ जाएं, विच इज़ योर पेज 9 पे आ जाएं। लॉ ऑफ मास एक्शन जो है यहाँ पे एक्सप्लेन है। अच्छा, लॉ ऑफ मास एक्शन को देखिएगा बेटा, अगेन वही डिस्कशन है। केमिस्ट जनरली रिप्रेजेंट कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़। हमेशा हम इक्विलिब्रियम मिक्सचर की कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज़ निकाल रहे होते हैं। ये वैल्यूज़ जो हैं वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की होती हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, और इन्हीं वैल्यूज़ को डिटरमाइन करने के लिए एक लॉ प्रपोज किया गया है, और इसको आप कह रहे हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। 2 साइंटिस्ट ने ये लॉ प्रपोज किया है, CM गुलबर्ग और P वेज ने, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे ओके बेटा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो सारे SLO बेस्ड हैं, तो आप सारी बुक्स को थोड़ा सा कंसिडर कर लेंगे। मटेरियल सब में एक है, लेकिन वे ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स आर डिफरेंट, ठीक है। तो ये पेशावर बोर्ड की बुक में देख लेते हैं आपका लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन, ठीक है। यहाँ देखिए वही सेम डिस्कशन है। अगेन definition, rate or speed of a chemical reaction is directly proportional to the product of molar concentration of reactants, ठीक है। अगेन एक्टिव मास इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वही सेम चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर आपको बता रहे हैं मोलर कंसनट्रेशन ऑफ A, ठीक है, इज़ इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, B इज़ इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो दैट मीन्स A की कंसनट्रेशन ले रहे हैं आप तो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे, B की कंसनट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट्स, C की कंसनट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट्स, एंड D की। अगेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिपेंड्स ऑन A एंड B, वही इक्वेशन 1 जो हमने की है। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन डिपेंड्स ऑन C एंड D, अगेन इक्वेशन जिसको 2 कहा था हमने। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। अगेन इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शंस आर इक्वल, ठीक है। अगर दोनों इक्वल हैं तो उनकी वैल्यूज़ भी इक्वल हो जाएंगी। डेरिवेशन पे आ जाएं। डेरिवेशन इन्होंने की है अगेन वही सेम चीज़ को लिखा है के एफ डिवाइडेड बाई के आर, क्योंकि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है तो इन्होंने इन कांस्टेंट को के सी कहा। के सी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, ठीक है। अगेन डेफिनेशन देख लें जो डेफिनेशन आपको आसान लगे। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी इज द रेशियो ऑफ मैथमेटिकल प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस formed at equilibrium to the mathematical product of concentration of reactants, ठीक है। अगेन Kc is equals to product divided by reactant। पावर ऑफ कोफिशिएंट मतलब आप पावर में जो हैं वो मोल्स रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वही सेम चीज़ है, अब थोड़ा सा डिस्कस कर लें। अच्छा यहाँ देखिए, अच्छा आपकी बुक में सिर्फ केसी की एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अगर आप पेशावर बोर्ड की बुक में जाएं तो वहाँ पर जो है वो केसी के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हैं, ठीक है। तो एग्जांपल 9.2 आप यहाँ से मस्ट कर लें, ठीक है।
9.2 देख लें और आगे ये क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे। ठीक है, वहाँ क्या होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मेंशन होगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मेंशन होगी। ठीक है, यहाँ पर तो सिर्फ यही कहा गया है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखें, लेकिन आगे एक न्यूमेरिकल है जहाँ पर आप Kc की कंसंट्रेशन जो है वो मेंशन करते हैं। दैट इज़ ऑन पेज 14, यस, पेज 14 एग्जाम्पल 9.3। ये ज़रूर कर लें, बहुत इजी है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को लिखने के बाद आप उसकी कंसंट्रेशन लिखते हैं और आंसर निकालते हैं, वही सेम चीज़ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लें, क्या कह रहे हैं। इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन इज 0.05 मोल 04 मोल्स ईच वाइल दैट ऑफ हाइड्रोजन इज 0.08। ठीक है, तो अगेन न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है, गिवन डेटा, रिक्वायर्ड, फार्मूला, सोल्यूशन एंड रिजल्ट। हमने क्वेश्चन देख लिया, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बुक में कुछ स्टेप्स मिसिंग हैं, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पेज 14 है आपके पास पेशावर बोर्ड का। ठीक है, डेटा यहाँ से उठा लेंगे। 0.08 मोल्स जो हैं वो हाइड्रोजन आयोडाइड के हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन आयन आयोडीन का जो है वो 0.04 मोल्स हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने क्या कहा, एक रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट कर रहे हैं एंड प्रोड्यूस कर रहे हैं 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, ये दोनों की अमाउंट कितनी है, 0.04 मोल्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और 0.08 मोल्स जो है वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है। हमेशा जब भी आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करें तो ये स्टेप्स ज़रूर फॉलो करें। ठीक है, गिवन डेटा, सबसे पहले क्वेश्चन में जो जो वैल्यूज़ गिवन है वो आप लिख लें। ठीक है, गिवन यहाँ क्या है, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन हेयर इज़, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन लिख लें विच इज़ 0.04 मोल्स। उसके बाद आयोडीन की कंसंट्रेशन मेंशन है, वो भी लिख लें। उसके अलावा हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन मेंशन है। ठीक है, वो भी लिख लें विच इज़ 0.08 मोल। गिवन डेटा हो गया। नेक्स्ट हेडिंग विल बी रिक्वायर्ड। नेक्स्ट हेडिंग आपके पास होगी रिक्वायर्ड डेटा की। रिक्वायर्ड क्या है आपके पास, रिक्वायर्ड आपने करना है, फाइंड करना है Kc, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ Kc इज द रिक्वायर्ड विच यू डोंट नो। अच्छा, उसके बाद चले जाते हैं बेटा टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ फॉर्मूला। आप इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, वही ये फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, Kc इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। ठीक है, सोल्यूशन पे जाएंगे। सोल्यूशन में क्या करना है, आपने वैल्यूज पुट करनी है और बस आंसर निकालना है। ठीक है, Kc की एक्सप्रेशन लिख लें। फर्स्ट प्रोडक्ट था आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड विच इज़ 2 मोल्स, रिएक्टेंट है आपके पास हाइड्रोजन एंड आयोडीन, इसको पुट कर लें। ठीक है, अच्छा, इन दोनों की वैल्यूज़ लिख लें। 0.08, पावर चेंज नहीं करेंगे, पावर को वैसे ही रहने दें। 0.08 डिवाइडेड बाय 0.04 एंड 0.04। इसको बेटा आप सॉल्व कर लें, सॉल्व कर लें इसको, तो आपके पास आंसर आएगा 4। सो लास्ट स्टेप विल बी रिजल्ट। रिजल्ट की हेडिंग दें और लिखें द कंसंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर
और द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एज के सी। ठीक है,